नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को आज के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, कौन सा सूत्र चल रहा था, मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ। वंदना मैडम को नमस्कार। नमस्ते जोशी सर। वंदना मैडम आ गई। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कौन सा सूत्र चल रहा था मैम? श्लोक नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है। आई थिंक जो है वो मैं थोड़ा सा मुझे ध्यान है। हिंगवादी योग तक पूरा हो प्रणाम गया। सभी को। सर 40 नंबर तक हो गया है। मातुलुंग रसो ये मातुलंग रसो 41 हिंगू दाड़ीमम बिड़संदमम सुरा मंडे जी सर। पातव्यम वाद गुल्म रुजापम, ये हो गया था। जी सर, 41 से करना है। जी जी। ठीक है, 41 पढ़ देता हूं मैं। शुंठया शुंठया कर्ष गुणस्य द्वौ द्वौतात् कृष्ण तिलात् फलम् आदन्येकत्रं संशून्यं पोषण क्षीरानुपूजये वात हृदय रोग गुलमार्सो योनिशूल सकृदहान। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो शुंठे गुड़ इन दोनों को कर्ष की मात्रा में लेकर दोनों को दौतात कृष्ण तिलात् फलम, और जो है वो कृष्ण तिल काला तिल जो है वो एक फल की मात्रा में लेकर खादेन अत्रम सचूर्ण्यम पोषण क्षीरानुपोजय। इसका हिंदी पढ़िए तो किसी के पास होगा हिंदी मैं की पढ़ किताब। दे रही हूँ। पढ़िए मैम। सौंठ 1 तोला, गुड़ 2 तोला और धुले छिलके निकाले हुए तिल 4 तोला, 1 2 4 इस अनुपात से इन सब द्रव्यों को एक साथ पीसकर खाएं और अनुपान में गुनगुना दूध पिएं। इसका प्रयोग करने से वातज, हृदरोग, गुल्म, हर्षो रोग, योनिशूल तथा मलावरोध नष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने। यानी कि शुंठी और गुड़ जो है, शुंठी जो है वो 1 कर्ष, गुड़ 2 कर्ष, इनको धो करके, यहाँ धोतागर धोकर है, साफ कर किए हुए काले तिल 1 फल की मात्रा में लेकर इनको चूर्ण करके मिलाकर खिलाएं। और बाद में आदेन कत्रम यानी बाद में उसमें उष्ण जल जो है उसका आपने उष्ण जल इसके बाद रोगी को पिलाएं, ये बताया गया है। और इससे दूध और साथ में पीछे से पीछे कुष्ण कोष्ण है दुग्ध, कोष्ण क्षीरानुपोजय यानी कि जैसे गर्म दूध पिए। ये वात रोग, हृदय रोग, अर्श, योनि रोग, शूल और मलबंध को ये नष्ट करता है। जी ठीक है। पे इसकी टीका कौन पढ़ेगा? टीका पढ़िए मोनिका मैम, आप पढ़िए या फिर जी सर। मैम कोई भी पढ़ सकते। सर वो बिल्कुल सेम ही है। शुंठ्या कर्षो गुडस्य द्वौ कर्षौ रुंचित कृष्ण तिलात् फलम इति एकत्र मिश्रित्वा खादन पौष्ण क्षीरानुपसन वात हृदरोगादीन जयेत।
तो यही बताया सर कि शुंठी 1 कर्ष और गुड़ की 2 कर्ष मात्रा और धुले हुए और छिले हुए कृष्ण तिल 1 पल, 1 पल का मतलब सर 4 कर्ष होता है, तो वही 4 हो गया। इस तरह से एकत्र इनको सब एक साथ मिलाकर खाना है और उसके ऊपर कौष्ण जल किंचित उष्ण दूध, खीर हाँ जी, खीर दूध उसको अनुपान की तरह अगर लिया जाए तो वो वातज, हृदरोग आदि जो विकार बताए हैं, वातज, हृदरोग, गुल्म, अर्श, योनिशूल और शकृत गद और जो मल के विकार हैं उनको ये दूर करता है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम आपने। और किसी के पास टीका है तो वो पढ़ सकते हैं, उसमें और भी कोई दूसरे किसी राइटर की टीका हो तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो फिर आगे पढ़ते हैं। ये तो सूत्र हो गया हमारा। अगला सूत्र कौन पढ़ेगा? मनीष शर्मा जी आप पढ़ेंगे मैम या जी आरती जी सर। पढ़ेंगे? कौन जी पढ़ेगा? सर, मैं पढ़ती हूँ सर। चलिए पढ़िए। पिबेत सर, यही वाला पढ़ना है 43। 43 यस सर। पिबेत एरंड तैलम तुवात गुल्मे प्रसन्या श्लेष्म श्लेष्मण्य अनुबले वायौ पिते तु पयस्या सह। सर ये भी पढ़ दूं नीचे भी? पहले मैम, इसका हिंदी का पहले इसका अर्थ हिंदी बताइए का पहले। सर मैं कोशिश कर सकती हूँ सर। कोशिश करिए। पिबेत, यस सर, पिबेत एरंड तैलम मतलब एरंड तेल को पीना, तू वात गुल में प्रसन्या। सर प्रसन्या मतलब वात गुल में प्रसन्नता के साथ, सर प्रसन्नता मैं के साथ। बताती हूँ इस हाँ, नहीं सर इसमें लिखा है प्रसन्ना के हाँ साथ पीना और श्लेष्म गुल में दूध के साथ। नहीं मैम, ये नहीं, इसका ये मीनिंग होगा वात गुल्मी में एरंड तेल के साथ पीना और श्लेष्म अगर जो है गुल्मी है वो प्रसन्ना के साथ पिएंगे और जो पित्त गुल्मी है वो दूध के साथ पिएंगे। यही है ना मैम? जी जी। हिंदी बिल्कुल में सही। अगर किसी के पास है तो वो तथा जी अनुबंध युक्त वात गुल में, वातज एवं कफज तथा अनुबंध युक्त वात गुल में रोगी प्रसन्ना यानी मध्य के साथ एरंड तेल का पान करे, अथवा पित्त दोष का अनुबंध हो अच्छा तो दूध प्रसन्ना के के साथ साथ एरंड का तेल पिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए अच्छा टीकाकार ने यहाँ एरंड पे तेल तो पीना ही है। ओके यहाँ पे एक टीकाकार है कविराज अत्रिदेव गुप्त ना, उन्होंने इसका इसका जो अर्थ है क्या लिखा है पता है आपको? बताओ, आप किताब पे देख लीजिएगा। उसमें लिखा है वात गुल्मी प्रसन्नया। प्रसन्नया को प्रसन्ना जो है सुरा नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि उसको प्रसन्नता के साथ पिए। तो इसको कहते हैं ना, संस्कृत का अगर सही ज्ञान ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जी आप टीका में देख लीजिए। तो ये अब ये पुस्तक छपी हुई है, कई बच्चे पढ़ते होंगे उसको। पहले इसीलिए कहते हैं कि किसी भी पुस्तक को लिखने से पहले, हमारे कॉलेजों में ना आजकल बहुत चल गया है कि आप किताब लिख दो। अरे किताब लिखने से पहले आप संस्कृत का पूरा ज्ञान करो, जब आप टीका और टीकाएं लिखो उस पर। तो इस तरह से ये बहुत छोटी सी चीज है और छोटी सी मिस्टेक है इस पुस्तक में, वो हमने अभी आप लोगों ने देखा हो। चलिए बहुत बढ़िया पढ़ा। अगला इसका संस्कृत की टीका कौन पढ़ेगा? मैडम आप पढ़ना चाह रही थी शायद, आरती मैडम पढ़ना चाह रही थी शायद, या वंदना मैडम आप ही पढ़िए। चलिए। वात कफानुगी सत्य रंड तेल प्रसन्नया सह गुल्मवान पिबेत पित्ते त्व नुगते पयसा स एरंड तेल पिबेत। जी मैम, तो उसका अर्थ वही हुआ कि वात और कफ का अनुबंध होने पर एरंड तेल को प्रसन्ना के साथ, और अभी अभी जो चर्चा की हमने पित्त का अनुबंध होने पर हमने उसको जो है वो पयसा यानी दुग्ध के साथ एरंड तेल का पान करना है। जी वैसे भी एरंड तेल के बहुत गुण बताए हैं। मैंने गुरुजी के साथ में काम किया एरंड तेल पे, तो थोड़ा सा उसको और एक्सप्लोर कर देता हूँ मैं। एरंड जी तेल जो है वो तीक्ष्णोष्ण हो, कहते हैं एरंड तेलम तीक्ष्णोष्णम स्निग्ध वयस्थापनम, ये सब गुण है इसके अंदर। और इसके बाद कहा गया है कि ये गुल्मी नहीं, गुल्म अश्लीला कटिग्रहान इन सब में काम करता है। इसके अलावा कहा गया आम वात में आम वात गजेंद्र से स्नेह वनचारिण एतेन अग्रणी हंता एरंड स्नेह केसरी। आम बात में तो इसकी इतनी प्रशंसा की गई है कि कहा गया है कि जैसे
जो है इसकी दहाड़ से जो है हाथी भाग जाता है जंगल में, जैसे शेर की दहाड़ से, वैसा ही ये स्नेह केसरी है तो कहा गया। तो यहाँ पे भी एरन टेल आया है। मैं आपको एक अपना उज्जैन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब हैं, ओपी व्यास, बहुत अच्छी ओपीडी है उनकी, अब तो प्रोफेसर है, शायद वो प्रिंसिपल भी होंगे इस समय। वो हर रोगी के अपने पर्चे पर उनका, मैंने एरन टेल दुग्ध के साथ ऊपर सबसे पहला पर्चे पे, हर पर्चे पे होता था और रोगियों को लाभ मिलता था। वो हर रोगी में मतलब एक मृदु विरेचन देते ही देते थे, रिपन पाचन के साथ में ये ऐड करते थे एरन टेल दुग्ध के साथ, वो कहते थे। तो अक्सर पर्चे पे उनका ये लिखा हुआ होता था। प्रसन्ना का अर्थ यहाँ पे प्रसन्ना, प्रसन्ना जो मद है ना, उसके लिए है आदित्य जी ये। सर प्रसन्ना, प्रसन्ना मतलब? मद्य है, मद्य, अल्कोहल। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्कोहल। इसको पी के आप प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। तो सर जैसे एरंड का अरिष्ट, अरिष्ट मत सर, एरंड अरिष्ट के साथ भी ले सकते हैं सर? देखिए एरंड जो है वो दुग्ध के साथ देते हैं, एरंड का अनुपात जो है दुग्ध है देते हैं, उष्ण जल के साथ देते हैं। हम लोग विरेचन कल्प में भी एरंड तेल को मिलाते हैं, ठीक है ना। तो एरंड तेल का बहुत सारा प्रयोग है, एरंड तेल कल्प देते हैं। तो यहाँ पे एरंड तेल का दो प्रयोग बताया है, या तो आप मद्य के साथ दीजिए वातज गुल्म में, और आप अगर कफज जो अनुबंध वाला गुल्म है और उनमें जो है, सॉरी ये विद एरंडम तू वात गुल्मी प्रसन्नया, यहाँ पे प्रसन्ना के तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए इसको। वात कफा अनुगे सब एरंड, मोनिका जी आप पढ़े रहते हैं, अभी पढ़िए मैडम। विभेद एरंड जी तेलम सर। तू वात गुल्मी प्रसन्नया। तो एरंड तेल को वातस गुल्म में किसके साथ देना है? सर इसमें ये बताया कि वात और के साथ, वात की गुल्म में अगर श्लेष्मा कफ, का अनुबंध हो, श्लेष्मा का अनुबंध है, यस, जी, कफ का तो अनुबंध है, उसको फिर, तो जी, प्रसन्ना के साथ है। तो एरंड तेल को प्रसन्ना के साथ लेना है, उसका जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अनुपान रहेगा वो प्रसन्ना रहेगा। और अगर और पित्त का अनुबंध हो जाए यस, वात गुल्म में, तो उसको दूध के साथ दूध के पिया साथ जाएगा। देना। यानी जी ये चिकित्सा जो है वो वातस गुल्म की है, और इसमें अनुबंध अगर कफ के साथ है तो प्रसन्ना के साथ देना है, और पित्त के साथ अनुबंध है तो हमने दूध के साथ देना है। ठीक है आदित्य जी? जी आदित्य जी आप भी पढ़ा करिए। तो अगला, अभी ये अगला इसका टीका अभी पढ़ दिया अभी, अब अगली सूत्र 44वां नंबर, चलिए आप ही पढ़िए। विवृद्ध विवृद्रम यदि व पित्तम संतापम वात गुल्मिनः कुर्यादि रेचनी योसो तो स्नेह स्नेह सस्नेह रानुलोमिके, रानुलोमिके तापा अनुवृत्तावेवं च रक्तम तस्या वसेचयेत् वात गुल्मिना पित्त नहीं नहीं, विवृध। पहले इसका अर्थ हो जाने दीजिए, फिर हम टीका पे चले। आज वो विनीता मैडम नहीं है, आज बहुत बढ़िया पढ़ती है, वो कहाँ चली गई आज, तो ये नहीं आई है। चलिए मोनिका मैडम आप पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए। सर हिंदी टीका हाँ हिंदी, मेरे पास अभी नहीं है, पढ़, पर इसमें ऐसा प्रयास लिखा कीजिए। है कि, जी, कि वात गुल्मी में यदि पित्त का पित्त की वृद्धि होती है और तो संताप होता है, तो जी ऐसे में विरेचन करना चाहिए। बिल्कुल स्नेह सही। सस्नेह अनुलोमन द्रव्यों से विरेचन करना चाहिए। तापानुवृत्तावयवम च रक्तम तस्य अवसेचयेत्। सर तापानुवृत्तावयवम नहीं मेरे को समझ आ रहा, आगे तो कह इसमें रहे लिखा है, नहीं इसमें लिखा है कि उसको ताप यदि की उसमें फिर भी निवृत्ति के लिए संताप बना रहे, बना उसके रहे तो बाद भी रक्त का संताप बना रहे, रक्त तो मोक्षण कहते हैं करना चाहिए। जी, तो रक्त मोक्षण करना चाहिए। जी बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम। मैडम आप बेसिक प्रिंसिपल में एमडी कर रहे हैं, कौन सब्जेक्ट में कर रहे हैं? सर अभी तो देखना है सर। अच्छा ठीक जी। ठीक है। अब इसकी टीका कौन पढ़ेगा, इसकी संस्कृत टीका? मैडम वंदना मैडम आप पढ़िए, या फिर सर एक डाउट सर, तो जैसे वात गुल्म में अगर ये पित्त का अनुबंध है जी। या फिर अगर कफ का अनुबंध है, सर इसका उदाहरण थोड़ा सा क्लिनिकली दे सकते हैं क्या? देखिए कई बार ऐसा होता है कि पित्त के जो कैरेक्टर्स हैं, जो पित्त के वात के साथ गुल्म में अनुबंध में जब उसके लक्षण मिलते हैं, तो बहुत सारे आपको ऐसे सिम्टम्स अभी पढ़ेंगे, आपको आपने पहले पढ़ा होगा, जब इसकी निदान पढ़ा होगा आपने, उसमें सिम्टम्स बताए हुए हैं। तो उससे आप पहचान लेते हैं कि ये जो है पित्त का अनुबंध है। तो अनुबंध वाले में क्या होता है, अनुबंध का मतलब है इन्फ्लुएंस,
समझ में आ रहा है आप आदित्य जी? इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस जिस पर इन्फ्लुएंस हुआ है वो वात है, और हुआ किसका है तो पित्त का इन्फ्लुएंस हुआ है। तो चिकित्सा किसकी करेंगे हम? पहले जो इन्फ्लुएंस जो कर रहा है उसी की तो करेंगे ना आदित्य जी। जी। तो इन्फ्लुएंस, अब आप उसमें वात की चिकित्सा करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, तो जिसका अनुबंध हुआ है उसकी चिकित्सा करने के लिए कहा। तो पित्त का अनुबंध हुआ है तो निश्चित रूप से क्या कर रहा है उसमें, पित्त के लिए श्रेष्ठ क्या है? शोधन चिकित्सा। आप तो पढ़ रहे होंगे, अब बहुत दिन से आप जी। जो है जुड़े हुए। पित्त के लिए बेस्ट कौन है शोधन? विरेचन। बताइए। विरेचन जैसे अगर विरेचन है, इसीलिए विरेचन देने के लिए कहा है। और ये भी बताया है कि चूंकि यहाँ उसके बाद वात जो है वो गड़बड़ कर सकता है, तो कह रहे हैं कि अनुलोमिक द्रव्यों को स्नेह के साथ मिला कर दो। आगे देखिए अगली लाइन में लिखा है, और कह रहे हैं कि यदि तब भी उसका संताप जो लक्षण के रूप में है वो ठीक ना हो रहा हो, तो कहते हैं कि आप उसके बाद भी पित्त की चिकित्सा करने के लिए, अनुबंध को हटाने के लिए आप रक्तमोक्षण करें। ठीक है ना आदित्य जी? तो संताप पहला एक लक्षण यहाँ बता भी दिया है जी, यानी कि संताप यानी आप जानते हैं देह का ताप बढ़ना, है ना? सर नमस्कार। जी अभी इसमें अंजना मैडम बताएंगे जी। सर थोड़ा सा बता दो सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सर, सारा क्लियर हो गया। सर को थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा लगता है ना जब इनकी क्यूरियोसिटी आती है और अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सर इसमें जैसे आपने अभी पूछा ना कि गुल्म में, तो गुल्म तो हम जान ही रहे हैं, गुल्म क्योंकि वायु के कारण ही होता है। ये एक मेन बात है कि गुल्म जनरली जो होता है वो वायु के कारण होता है। और जो संप्राप्ति अगर हम देखेंगे तो जो कोष्ठ है हमारे, उसमें जब वात का प्रकोप होता है, लेकिन खाली वात के प्रकोप से कभी भी गुल्म नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कफ की और पित्त की दृष्टि होती ही होती है। और जब कफ और पित्त की दृष्टि होती है तो श्रोतावरोध करती है। कफ की दृष्टि हमेशा श्रोतावरोध करती है। और फिर क्या होता है, जब वो श्रोतावरोध हुआ तो वायु जो है वो एक ही स्थान में एकत्र हो गई या ग्रथित हो गई, और उसके बाद जो है वो दोषों के साथ उसका संग हुआ और फिर उसने अपना लक्षण देना शुरू किया। तो इसलिए स्पेशली उन्होंने बताया, एक पंचगुल्मा की बात आई है, पित्तजुल्मा की बात आई है, ये सब बहुत डिटेल आया है। तो आपने जैसे कहा कि पित्त प्रकोप का अनुबंध कैसे होगा, तो पेशेंट आपके पास जो कंप्लेन लेके आएगा वो पित्त प्रधान का लक्षण लेके आएगा। जैसे उसको ज्वर लगेगा, पिपासा लगेगा, है ना, और उसको लगेगा कि जब वो खाना खा लेता है तो उसका जब भोजन का पाचन होता है उस समय उसको उदर शूल ज्यादा लगेगा। कुछ पेशेंट आते हैं उनको कहेंगे मैडम स्वेटिंग ज्यादा होती है या जलन ज्यादा होती है। जी और जनरली क्या होगा, उसमें टेंडर भी कभी कभी मिल जाती है उस जगह पर। तो ये सारे लक्षण हमारे पित्त के पास चले जाएंगे, है ना। पित्त के लक्षण है, और कफ के लक्षण ही एकदम अलग है। कफ में क्या होगा, थोड़ा सा उसको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कभी उसको खांसी होगी, गौरवता मतलब गुरुता ज्यादा फील हो जाएगी। और थोड़ा सा जो है जहाँ फील करा रहा है या जहाँ देख रहा है वहाँ कहेगा कि मैडम देखिए यहाँ पे जो है कठोर है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हार्डनेस फील हो रही है, लेकिन दर्द कम रहता है वहां पर। और अगर उसको छोड़ देते हैं या कहते हैं धीरे धीरे दर्द बना है, अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो और अपनी प्रॉब्लम्स लेके बाद में बढ़ के आता है। तो ये इसमें कफ में क्या है, थोड़ा सा स्थिवित्त शीतत्व है ना, थोड़ा सा अंगसाद, कास, कभी कभी जो है उसको फिर प्रतिशाय, इस तरह के जो हमारे कफ प्रधान लक्षण है वो मिलते हैं। तो जनरली ये डिफ्रेंशिएट करना क्लिनिकली हमारा जो एक वे होता है उस समय की वायु तो है ही है, वायु को तो मान के चलते रहे, वो कफ के प्रधान है या पित्त के प्रधान है, बस इतना देखना है। और शोतो अवरोधन मेन है, तो शोतो शोधन करना है। और ये जो मेडिसिन सर ने बताया, एरंड तेल हम लोग आज भी यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो सिंपल और अच्छी मेडिसिन होती है, मतलब मेरा है कि कॉस्ट वाइज भी थोड़ी सिंपल होती है, तो वो मेडिसिन ज्यादा हम लोग को मिलती है और कहा जाता है कि लिखिए। तो आज भी हम लोग एरंड तेल को दूध के साथ, या कुछ पेशेंट तो इतने पुअर भी आते हैं कि मैडम नहीं पी पाएंगे तो पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, आज भी मेरे को लगता है कि मेरे 90% पर्चे पे जाता है। कुछ नहीं, आप रात को जब सोने जाते हैं आधे कप पानी में आप अकॉर्डिंगली, किसी को 5 ml भी हो जाता है, किसी को 25 ml भी देना होता है, अकॉर्डिंगली हम देते हैं और इससे बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट। बस यही कहना था सर। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आप। तो आपको समझ में आ गया होगा आदित्य जी अब? जी सर, जी सर। बस ये अल्कोहल कितना परसेंट और ये अभी इसमें कुछ वो रवि कुमार सिंह सर भी ऐड करना चाहते हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, मैंने अनम्यूट कर दिया। वो बता रहे हैं कि इसमें हम जो है वो आवरण जन्य व्याधि की चिकित्सा का फार्मूला लगाएंगे। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए रवि जी सर, अनुभवी चिकित्सक हैं, अगर माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर। सर मेरा सवाल है ये। अच्छा, तो सवाल का तो जवाब मिल ही गया है ना, मैंने तो दिया था। हाँ, क्योंकि भाई
भाई जो दो तरह के लोग जो है ना, जैसे जो आवरण, जिसने आवरण किया है, आवरण एक प्रकार से क्या है कि एक प्रकार से कवर है उसके ऊपर, तो जो कवर्ड हुआ है और जो इसने कवर किया है, तो जिसने कवर किया है उसकी चिकित्सा पहले करते हैं, यही इसका सिद्धांत है, यही फार्मूला लगाते हैं इसमें, इसीलिए यहाँ पर पित्त की चिकित्सा पहले करने के लिए कही। और सर मतलब जो ये कवर है वो बबल से अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे अंदर हाँ, बबल से आप समझ बबल सकते में हैं। वायु अंदर है और ऊपर से जो है वो आवरण है कफ का। और जैसे मैडम अभी बता रही थी कि कैसे हम समझेंगे क्लिनिकली, तो उसमें जो एक इन्फ्लेमेशन का हम लोगों ने वो देखा है उसके अंदर, जब हम टच कर रहे हैं तो वहाँ हीट फील हो रही है अगर अपर एब्डोमेन करने पर, या तो वो पित्त का हुआ। और अगर केवल कोल्ड है और गोला जैसा लग रहा है, स्वेलिंग लग रही है, जैसे आप ट्यूमर में देखते हैं, रोलर पैलर कैलर रूबर ट्यूमर, इस तरह आप पढ़ते हैं, जब अगर केवल उसके अंदर पर एब्डोमेन करने पर कहीं भी जैसे स्वेलिंग थी हो रही है पर वो कूल है, वो कफ वाला हुआ। इस तरह से मतलब ये तो एक चीज है इसमें, जैसे आपने सारे पढ़े हुए हैं कफ के पित्त के, तो वो सारी चीजें वो वहां मिलेंगी और पेशेंट की कंप्लेंट्स भी वैसी ही होंगी, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और बाकी जो आवरण की चिकित्सा है वो अभी मैडम ने बताई और सर ने। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया मैडम। तो इस प्रकार से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक लक्षणों के आधार पर हम इसको विभेद कर सकते हैं कि कौन से दोष का अनुबंध है। वैसे बात प्रधान होता है गुल्म में, ये आप समझ में आपको आ गया होगा जी। तो ये और लास्ट वाली जो लाइन है इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है आई थिंक। जब ताप का अनुवृत्त से तभी बना हो, यानी कि उसके बाद भी जो है संताप बना हुआ हो, तो च रक्तम तस्या अवसेचयेत्, तो आप रक्तमोक्षण करें। अब इसकी टीका है, संस्कृत की टीका, कौन पढ़ना चाहेगा आप में से, जो भी पढ़ना चाहें? मैडम अंजना जी, मैडम आप ही पढ़ दीजिए चलिए। संस्कृत टीका जो है इसकी वो बची हुई है 44। जी, जी 44 सर की पढ़ती हूँ। संस्कृत टीका यहाँ जी सर, शेयर स्क्रीन पे आ रही है हाँ मैं पढ़ती हूँ सर। जी। वात गुल्मिना पित्तम विवृद्धम यदि संतापम कुर्यात् तदा असो वात गुल्मी विरेचनीयो विरेचनाः। वात गुल्मिना पित्तम विवृद्धम यदि संतापम कुर्यात्। यहाँ देखिए सर की जो समस्या थी इसका समाधान बहुत अच्छे से किया कि वात गुल्म में अगर पित्त भी वृद्धि कर रहा है या पित्त की भी वृद्धि हो रही है और वहां वो संताप कर रहा है, तब वो उस वात गुल्मी को विरेचन कर्म कराना चाहिए। अनुलोमिक द्रव्य, अनुलोमिक जो वायु का अनुलोमन करता है उसमें स्नेह के साथ अब जो वायु अनुलोमिक द्रव्य हैं उनको देना चाहिए। और विरक्तस्यापि ताप अनुवर्तने सति तस्य रक्तस्रावम कुर्यात्। अगर विरेचन के पश्चात भी ताप अनुवर्तने, अगर ताप बना रहता है या तब वहां उसको दाह की पीड़ा, दाह की समस्या रहती है, तब वहां पे रक्तस्राव करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैंने हमने तो आपको इसी जी बोलिए बोलिए। सर रक्तस्राव यानी मतलब जैसे अगर पेट में सपोज दाह जैसे संताप है और वात गुल्म के कारण, तो वो जलों का पेट में लगाएंगे कि एक्चुअली मतलब सर कब? जलोका शासन भी पढ़ेंगे ना, जलोका के लिए भी उन्होंने कुछ साइट बताई है, अलग से साइट बताई है। एक हमारे यहाँ जो शिशु संहिता है उसमें जलोका उपचारण विधि करके पूरा एक चैप्टर आया है और उसमें इसका पूरा का पूरा जो है बताया गया है कि अगर इस रोग में इस तरह जलोका लगाएंगे तो बाई बाई तरफ है तो इस तरह लगाएंगे, ऊपर में लगाएंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनग्वायलर रीजन से लेके उन्होंने पूरी साइट बताई है। अगर आपको लगेगा तो एक दिन उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम थैंक लोग यू। ये तो थोड़ा सा अभी वो बता सकते हैं क्योंकि हम लोग प्रसूति में आले हैं, शल्य थोड़ा सा हमारा कमजोर है, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से, एक बार मुझे रिवाइज करना था। जी सर। अच्छा पढ़ा है। तो ये इसमें अगर कुछ रवि कुमार सिंह सर बताना चाहें तो बता सकते हैं, वो शल्य में ही जो है विशेषज्ञ हैं और शल्य में ही उन्होंने काम किया है, वो बता सकते हैं। जलोका उपचारण की साइट अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। आवाज आ रही है आपको सर मेरी? जी सर, चलिए आ सर। रही है आवाज। नहीं नहीं मैं रवि कुमार सिंह सर को कह रहा था, वो जो है शल्य तंत्र के विशेषज्ञ हैं। क्योंकि ऐसे गुल्म की चिकित्सा करने के लिए आचार्य चरक ने भी कहा है कि आप जो है जब रक्त मोक्षण, जो रक्तावसेचन का जो अधिकारी है उसके पास
ऐसे को रेफर करें। एक सूत्र आया है चरक संहिता में, मैं वो पढ़ के आपको बता देता हूँ। तब तक आप जो है कुछ और बताना चाहें मैम तो बताइए इसमें, क्योंकि इसके इसी पर हम समाप्त करेंगे, आज हमारा समय भी हो जाएगा। जी मैं आरती जी कुछ बताना या पूछना चाहती हूँ, बोलिए ना आरती जी, हाँ अनम्यूट जी, करिए और बोलिए। प्रणाम। प्रणाम सर, जी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बढ़िया आ रही है। सर ये जो हमने लक्षण डिस्कस किए, जैसे ये पित्तज गुल्म के लक्षण में आता है ज्वर, पिपासा, मुख और शरीर में रक्तिमा का होना, भोजन के पचते समय उदर में तीव्र शुल्क का उठना। तो कहीं सर ये प्रैक्टिकली जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो ये ड्यूडेनल अल्सर से रिजेम्बलेंस करता है। तो क्या ऐसा हम सोच के ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्योंकि जब एज अ स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं सर, तो गुल्म सर हम जैसे स्टार्टिंग में बीएमएस में पढ़ते हैं हमें ये समझ आता है वायु का गोला गोला, पर सर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उस तरीके से अगर हम सोचे तो क्या ये कुछ रिजेम्बलेंस उस में जा रहा है क्या सर? और जो ये कफज गुल्म है सर, जैसे अंजना मैम ने बहुत ही अच्छा बताया कि वो महास्त्रोतस में ही होता है और वायु उसमें मेन दोष है। बट वो बिना, क्योंकि वायु का कोई खुद का फॉर्म नहीं है, बट जो पित्त और कफ है जब उसके साथ एसोसिएटेड होता है तो वो पर्टिकुलर अपने लक्षण और ये सब कुछ करता है। तो सर क्या हम उसको उस दृष्टि में सोच सकते हैं कि ये एक ड्यूडेनल अल्सर जैसा है, और जो वातज गुल्म है वो एक क्योंकि उसके जो लक्षण है वो सब पेप्टिक अल्सर जैसे हैं और उसके ड्यूडेनल अल्सर जैसे, अगर हम ध्यान से पढ़े सर उसमें काफी रिजेम्बलेंस है। और जो कफज गुल्म है सर जैसे एक ट्यूमर टाइप है जो महास्त्रोतस में है, क्योंकि सर उसके जो बाद में भी जो चिकित्सा चरक में भी लिखा है सर उसमें क्षार अरिष्ट, मतलब हर तरीके से सर उसको मतलब छेदन भेदन तक लिखा है सर उसका। सर ऐसे सोच सकते हैं क्या? देखिए लक्षणों के आधार पे तो आप सोच सकते हैं, बाकी ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन अंजना मैडम आप बताइए। और मैम ये लक्षणों के आधार के अलावा जैसे सिरोसिस में जो उल्टी होती है खून की, वो भी पित्तज, उसमें भी मतलब जलोका का कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा। कि कोरिलेशन जो है मॉडर्न से करना, अब एकदम से डिजीज का नाम लेके तो थोड़ा सा इसमें रहता है इस प्रकार से। सर मैं ऐसे नहीं कह रही, जैसे जी अब हमारा प्रमेय है सर वो एक बहुत वास्ट चीज है, उसको हम हम्म। डायबिटीज से नहीं ऐसे ही मैं गुल्म कहती भी हूँ। बहुत वास्ट है, गुल्म सर जो है। गुण बहुत वास्ट है, मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ कि जैसे ड्यूडेनल अल्सर है, शायद कहीं ना अगर कहीं वो लक्षणों के आधार पे आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, जैसे उतना उतना सर वो नहीं, मैं बस समझ सकती हूँ गुल्म बहुत वास्ट है, वो उसके वो तो पूरे महास्त्रोतस का है सर, वही चीज मैं एक्चुअली एक्चुअली मैम ना, जानना अगर चाहती हम देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जाते हैं दोष दूसरे समूर्छना पर अर्थात संप्राप्ति पर अगर हम जाएंगे ना, तो अगर आप संप्राप्ति दोनों की पढ़ेंगे ना तो संप्राप्ति में बहुत अंतर दिया गया है ना। उसमें इन्होंने स्पेशली मतलब यही बताया है कि वो क्या कर रहा है कि शूल तो कर रहा है, शूल जैसे शूल वाला सिम्टम सबका एक है। और वो आप जैसे बता रहे हो कि वो, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि वो अल्सर है या परिणाम शूल, या जैसे हम अन्य तरफ शूल बोलते हैं यहाँ पे, या हमारे जो आचार्य ने बताया है, तो शूल होना और गुल्म होना ना, दो चीजों में बहुत डिफरेंस अगर हम देखेंगे और संप्राप्ति भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों की अलग है। क्योंकि उन्होंने स्पेशली क्या बोला हूँ। है कि अगर हम इसकी एक्चुअली उस संप्राप्ति पॉइंट को पढ़ते हैं। लेकर कह रही हूँ जिसमें जैसे इसमें हर उसमें लिखा हुआ है कि भोजन के किस अवस्था पाक में पेशेंट को पेन शुरू होता है सर, हाँ मैं बहुत अच्छा आपने उसके, बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छा उसके आपने बोला। अकॉर्डिंगली। लेकिन वो जो पेन होता है ना मैडम, अगर हम परिणाम शुल्क का पेन अब देखते हैं ना, तो उसमें जनरली जैसे उसमें हमें जो लगता है जहाँ पे अंतर निकालने की बात है, या जैसे सर ने अभी बोल ही दिया कि हमें दोनों डिजीज को या मॉडर्न के साथ उसको कोरिलेट नहीं करना चाहिए, तो वहां उन्होंने इस बार ये जो व्याधियां बताई हैं उसको अम्ल पित्त करके अलग अलग बोला ही गया है ना, आप अगर देखिए। और जो अम्ल पित्त बोला है या जैसे अगर परिणाम शुरू बोला है या अनदर शुरू बोला है, तो थोड़ा सा अगर आप मतलब और कीन ऑब्जर्वेशन में जाएंगी, थोड़ा सा अधिक देखेंगी, तो ये सबसे बड़ी बात आ रही है कि वायु का अधिक क्षोभ हो रहा है, ये हम भी मान रहे हैं कि वायु का अधिक क्षोभ हो रहा है। और वहां पे उन्होंने ये दो बातें बताई हैं कि पित्त विकृत हो जा रहा है और कफ जो है वो अपने स्थान से हट जा रहा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या सीधा बता रहे हैं कि आवरण हो जा रहा है, ये आवरण जन्य व्याधि है, लेकिन वहां पे क्या कह रहे हैं कि क्षोभ हो रहा है। वायु का क्षोभ होगा ही होगा, पित्त वहां विकृत पित्त है, अम्ल पित्त में जो है वो विदग्ध हो जा रहा है पित्त हमारा। तो इस तरह के लक्षण यहाँ पे नहीं कहे गए हैं, है ना। यहाँ पे केवल ये कहा गया है कि पित्त को पित्त हुआ है या पित्त का आवरण हो गया है, वायु को उसने जो है वो वहां पे एक तरह से गोलाकार वायु को उसने आवृत कर दिया है। तो आपकी बात सही है कि एक जनरल जैसे एज हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि शूल हो रहा है, आनहा हो रहा है,
लेकिन गुल्म में और अम्ल पित्त में या अल्सर में मुझे नहीं लगता है कि हम सामंजस्य बैठा पाएंगे, क्योंकि दोनों की संप्राप्ति दोष दूसरे संरचना में डिफरेंस है और ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस होगा ही होगा, और हम प्रैक्टिकली भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां हमें क्या करना है, वहां हमें तिक्त रस प्रधान से विवेचन कराना है। यहाँ उन्होंने बोला है कि वायु अनुलोमन औषधियों के साथ में हमें स्नेहन लेके ही हमें प्रयोग कराना है। तो दो चीजों में थोड़ा डिफरेंस है ना, चिकित्सा में भी कहीं कहीं, क्योंकि हमें वह विदग्ध पित्त की चिकित्सा करनी है, यहाँ हमें वायु का अनुलोमन करना है, साथ में हमें पित्त का भी शमन करना है, लेकिन वायु का अनुलोमन। तो ये चिकित्सा सूत्र भी देखिए और संप्राप्ति पे भी थोड़ा कंसंट्रेट करिए, तो डिफरेंस मिलता है। अगर आप और पेशेंट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जी मैम, थैंक तो यू। आरती मैडम, बेसिकली हमें फोकस करना है संप्राप्ति पे, और लक्षण में हो सकता है समानता हो, पर उससे हम डिजीज को मिक्स नहीं करेंगे। नहीं और नहीं सर, एक्चुअली आप पॉइंट नहीं समझे, मैं मिक्स नहीं कर रही। जैसे अब प्रमेय है, हमारा प्रमेय बहुत वास्ट है, हमने इतना आयुर्वेद में इतना मतलब गहरा ज्ञान है, इसके 20 हमने टाइप्स निकाले, मैं उसको डायबिटीज से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करी, ऐसे गुल्म को नहीं सर। बस नहीं ये कर मैं सकते पूछना चाह रही थी कि एक्चुअली, फिर प्रैक्टिकली में जैसे हाँ, वो ड्यूडेनल का पेशेंट प्रैक्टिकली आता है। चिकित्सा में हो सकता है सिमिलरिटी, इसमें कोई बड़ी बात हाँ मतलब प्रैक्टिकल, जैसे ड्यूडेन हमारे पास पेशेंट ऐसा नहीं आता कि गुल्म है सर, जैसे मॉडर्न डायग्नोसिस होकर आता है कि इसको ड्यूडेनल अल्सर है या एंडोस्कोपी करा के आता है, तो हम क्या उस विषय ऐसा सोच सकते हैं कि इसका वन ऑफ द सिम्टम है ये, क्योंकि पित्तज गुल्म के तो बहुत अच्छे उन्होंने वास्ट बताया, बट उसका एक सिम्टम जो पर्टिकुलर है कि भोजन की उस अवस्था में और उसमें हाँ पेशेंट इस हाँ बॉडी जी, पार्ट को टच नहीं कर सकता, हाँ। इतना टेंडरनेस है सर, बस सही उतना। सही। जी वहाँ थैंक व्रण बन गया ना मैडम, ये गुल्म और व्रण में आप अंतर पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये व्रण बन गया ना एक तरह से, और हाँ जी, गुल्म हाँ का जी और व्रण, बिल्कुल। हाँ गुल्म और व्रण का भी डिफरेंस बताया है सुश्रुत में। आप जी जी देखेंगे तो, क्योंकि जब धातु पाक होता है तभी व्रण बनता है ना, जब तक धातु जी पाक मैम। नहीं होता है तब तक व्रण नहीं बनता है। ये डिफरेंस आया जी है। जी मैम, थैंक यू जी, सो मैं मच। चरक से, जी कुछ बताना चाहते हैं शायद रवि कुमार सिंह सर, बोलिए। जैसे गुल्म गुल्म और विद्रदी में हम लोग यही अंतर जानते हैं कि गुल्म में पाक नहीं होता जबकि विद्रदी में पाक होता है, ये मेन डिफरेंस माना जाता है। तो गुल्म क्या, जब अगर ठीक नहीं करे तो उसके आगे विद्रति होती होगी, जैसे नहीं, गुल्म में पहले। जी सर, डिफरेंशियल जी सर, जी डिफरेंशियल सर। डायग्नोसिस में दिया गया है कि गुल्म में पाक नहीं होता जबकि विद्रदी में पाक होता है। चलिए, तो इन्हीं रेफरेंसेस को आचार्य चरक ने भी बोला है, मैं पढ़ देता हूँ। पिबेद एरंडजम तैलम वारुणी मंड विस्तृतम तदैव तैलम पयसा वात्व गुल्मी पिबे नर श्लेष्मन ने अनुबुले पूर्वम हिते पित्तानुगे परम। जो अभी हमने पढ़ा था यही चरक ने भी यही बात बताया है। और इसके बाद जो है अभी ये जो अभी हमने पढ़ रहे थे, अभी उसमें आगे और ये और भी आएगा इसमें। जो एक इसमें इम्पोर्टेंट है वो बाद में मैं बताऊंगा कि कई जगह पर इन्होंने कुल चिकित्सा वाले ही चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे आचार्य चरक ने भी योग बताए, बीच बीच में हम उसके संदर्भों को भी लेते चलेंगे। और ये जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें रक्तस गुल्म की चिकित्सा, वो बाद में हम उसको चर्चा करेंगे। समय हो गया है, तो मैडम मोनिका मैडम आप समापन करिए शांति पाठ करके। जी, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और ऐसे ही चर्चा हमारी होती रहे, यही जिससे काफी अच्छा रहता है। जी पढ़िए मैम, मैम पाठ कर दीजिए। जी सर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम्। प्रणाम सर। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए, और आप सभी का दिन शुभ हो। प्रणाम।